तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। इसके जो अध्याय संख्या 1 है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का हम सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं औपनिवेशिक भारत सतत शोषण के काल के जो अभ्यास के प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं साथियों, अभ्यास के प्रश्नों के तहत सबसे पहले प्रश्न क्या आता है। प्रश्न संख्या 1 है जो दे रखा है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है सही अ, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 की ओर। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। इसका उत्तर है रैयतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था कैप्टन रीड और मुनरो के द्वारा लागू की गई। सही उत्तर होगा व। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 4, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 5, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें धन निष्कासन के बारे में आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस जो प्रश्न है धन निष्कासन का अर्थ बताना है, तो इसका उत्तर है यहाँ पर हम देखते हैं, धन निष्कासन से तात्पर्य ऐसे धन से हैं जो भारत से इंग्लैंड को वेतन भत्तों और पेंशन कर्जों पर ब्याज भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। ध्यान रखना, भारत का जो धन था इंग्लैंड भेजा जाता था और इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे धन को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने धन की निकासी कहा। वाणिज्य वाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब देश के प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोना और चांदी का निकास किसी दूसरे देश में होता है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की स्थिति यही बन गई। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया तथा भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर अविरल यानी कि लगातार प्रवाह होने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, धन निष्कासन का सिद्धांत जो है भारत में सर्वप्रथम किसने दिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा अर्थ होता है यानी कि भारतीय धन का विदेशों में जो है लगातार भेजा जाना धन निष्कासन कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला प्रश्न था, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो पड़ा, इसके जो दुष्परिणाम आए थे यहाँ पर है। सबसे पहला प्रभाव पड़ा कृषि का व्यावसायीकरण। इसका उत्तर है जो देखते हैं, 1 नंबर पॉइंट है कि 1900 ईस्वी के बाद भारतीय कृषि में एक परिवर्तन हुआ था, वह था कृषि का व्यवसायीकरण। इस समय तक कृषि एक जीवन यापन का माध्यम थी, न कि वाणिज्यिक उद्देश्य। लेकिन अब कृषि का व्यापारिक प्रभाव आने लगा। कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण एवं आमजन के उपयोग के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए भी होने लगा। चाय, रबड़, कपास, पटसन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू जैसी व्यापारिक फसलें अब अनाज के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी। व्यावसायिक कृषि में भूमि कर अत्यधिक पैदा होने के कारण कृषक प्राय भूमि कर नहीं दे पाता था और उसे साहूकारों का सहारा लेना पड़ता। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अत्यधिक ब्याज देना पड़ता था। अस्तक कृषि का व्यावसायीकरण जो है भारतीय किसान के लिए एक रण का दुष्चक्र साबित हुआ। इस व्यवस्था से अनेक बिचौलिए पनप गए जिससे किसान और अधिक गरीब होता चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो अगला पॉइंट है, निर्दयता में वृद्धि। भूमि लगान में लगातार वृद्धि और फसल की सही कीमत नहीं मिलने से भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल में खराब होती चली गई। साथ ही ब्रिटिश काल में जो है अकाल, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की स्थिति और बदतर होती चली गई। अगला पॉइंट है ग्रामीण ऋण बोझ में वृद्धि। अधिकांश कृषक अत्यधिक लगान के कारण महाजनों और साहूकारों से ऋण लेते थे। इसी वजह से ऋण के जाल में फंसते चले जाते थे। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषकों के लिए साहूकारों का ऋण एक बहुत बड़ी समस्या
बन गया। अगला जो पॉइंट है, तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं में किसानों को वास्तविक रूप से भूमि का मालिक नहीं माना गया। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में यद्यपि उसे भूमि का मालिक तो माना गया, लेकिन भू लगान अत्यधिक होने के कारण उसकी जो है भूमि गैर कृषकों के पास स्थानांतरण होने लगी। इसके कारण ब्रिटिश काल में भूमि का मालिकाना हक कृषक से गैर कृषक को स्थानांतरित हो गया। और पॉइंट नंबर 5, भूमि के लगान को स्थिर मूल्यों पर लागू कर यह तय किया गया कि चाहे पैदावार हो न हो, जो भूमि लगान तय कर दिया गया वह उसे देना ही होगा। भारत में जहां अधिकतर कृषि क्षेत्र मानसून पर आधारित था, जिससे अधिक कृषि उत्पादन निश्चित नहीं होता था, अतः लगान की अनिवार्यता ने भारतीय कृषकों को निर्धनता व कर्ज के जाल में फंसा दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो पॉइंट होगा, जो अंतिम इस प्रश्न का पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप अकाल का प्रकोप बढ़ गया। सन 1765 से 1855 तक भारत में कुल 12 अकाल पड़े। दुर्भाग्यवश खाद्यान्न का अभाव, प्राकृतिक आपदा जो है मात्र नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासकों के दोषपूर्ण वितरण और विपन्न दुष्परिणाम था। रजनीपाल दत्त ने यहाँ तक जो प्रमाण दिए कि अकाल के दिनों में भी खाद्यान्न का निर्यात होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे पॉइंट टू पॉइंट माध्यम से आपकी किताब में भी ये सारा का सारा जो है भारतीय कृषि का दुष्परिणाम, इसके जो नुकसान हुए, इसके बारे में आप किताब में देख कर भी इसका उत्तर पूर्ण कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक थी, राजस्थान की आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसका जो अध्याय संख्या 1 औपनिवेशिक भारत का जो है सतत शोषण का काल, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।